स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी के द्वारा लिखे उपन्यास ज्वालामुखी के गर्भ का भाग 2। माँ, मुझे कुछ कहना है। माँ के तलवों में घी की मालिश करते हुए मैंने सिर उठाकर देखा। भैया छाती पर दोनों हाथ बांधे विवेकानंद की मुद्रा में खड़े थे। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया और मुंह फेरकर लेटी रही। इतना रोष हो आया माँ पर। पिछले 2 दिनों से उन्होंने भैया से एक बार भी बात नहीं की थी। बेचारे चुपचाप उनकी शुश्रूषा करते रहे थे। इन दिनों उनका चेहरा इतना करुण लगता था कि दया हो आती थी। मैं सोचता हूँ माँ, अब तुम्हारी तबीयत इस लायक हो गई है कि मेरी बात सुन सको, सह सको। वैसे भी मेरे पास अब समय नहीं है। सुबह की बस से मुझे चले जाना है, भैया ने कहा और दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ गए। कुछ क्षण तक वे कलाई घड़ी को गोल घुमाते रहे। शायद अपनी बात ठीक से कह पाने का साहस संजो रहे थे, पर माँ ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। बोली, मीता, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। मैं उठने लगी तो भैया ने हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। दरवाजा मैंने जानबूझकर बंद किया है। मीता, इस घर में प्राइवेसी नाम को नहीं रह गई है। 2 दिन से छटपटा रहा हूँ, पर इतने सारे लोगों के बीच मैं अपने मन की बात नहीं कह सकता। उस दिन कह तो चुका था मन की, क्या अब भी कोई कसर बाकी है? माँ एकदम उठ बैठी। उत्तेजना से उनकी माथे की नसें फड़कने लगी थी। उस दिन कहाँ कुछ कह पाया था। तुम सुनने की स्थिति में ही नहीं थी। आशा थी कि तुम स्वयं पूछोगी कि मैं यूं एकाएक कैसे चले आया हूँ। सोच रहा था कि शादी की बात सुनकर तुम्हें कुछ तो उत्सुकता होगी, पर लगता है तुम्हें अपने बच्चों में उतनी भी दिलचस्पी नहीं रह गई है। दिलचस्पी नहीं होती तो तेरे लिए दुनिया जहान की लड़कियां देखती फिरती मैं। 4 भले आदमियों के सामने मेरा अच्छा तमाशा बनाया तूने। और माँ ऐसे कांपने लगी जैसे जूड़ी चढ़ाई हो। भैया प्लीज, अभी ये सब बातें रहने दो। माँ की हालत देख रहे हो न? देख रहा हूँ, बरसों से देख रहा हूँ। अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को मंझधार में छोड़कर पहले दौड़कर इन्हीं को देखना पड़ा है, इन्हीं को संभालना पड़ा है। सारी जिंदगी यही करता आ रहा हूँ, तभी तो 25 साल की उम्र में एकदम बूढ़ा गया हूँ। माँ का हिलता हुआ शरीर एकदम काठ की तरह स्थिर और निस्पंद हो गया था। वे फटी फटी आंखों से भैया को देखने लगी थी, पर वे एक क्षण को भी वहां नहीं रुके। माँ देर रात तक तकिए में मुंह छिपाए सुबकती रही। मौसी ने तरह तरह से मुझसे तर्क वितर्क किए, पर मैंने कुछ नहीं बताया, और बताने के लिए था भी क्या। सुबह भैया बस के लिए घर से निकले, उस समय माँ सो रही थी। काफी रात गए वे सो पाई थी, इसी से उन्हें जगाया नहीं गया था। जाते हुए कमरे में चुपचाप बुलाकर उन्होंने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया था। रात देर तक सो नहीं सका था। काफी बातें इकट्ठा हो गई थी मन में। तू पढ़कर फाड़ देना, शायद तेरे संदूक में भी यह सुरक्षित न रहे। और यह तेरी भाभी की फोटो। मैंने झपटकर फोटो उठा ली थी। एक भरा भरा चेहरा और 2 हंसती हुई आंखें। मौसी की ब्यूटी परेड में खड़ी होती तो शायद फेल हो जाती, पर कुल मिलाकर मुझे अच्छी लगी। कितनी स्वीट है न? क्या नाम है भैया? बेला। ओ लवली, ये लोग पंजाबी क्रिश्चियंस हैं। भैया की इस घोषणा से मेरी खुशी वहीं जम गई। क्यों, बुरा लगा सुनकर? अपने लिए नहीं, मैं माँ के लिए सोच रही थी। मुझे मालूम था माँ नाराज होंगी। मैं अपने को उस विस्फोट के लिए तैयार करके आया था, लेकिन बिना कुछ जाने उन्होंने जो उपेक्षा बरती है वह बहुत तकलीफ देह है। भैया, ऑटो रिक्शा ले आया हूँ, चल रहे हैं न? हरी भैया कमरे में आए और भैया ने चेहरे पर फैलती उदासी की चादर को एकदम समेट लिया। दोनों भाई एक दूसरे के कंधों पर झूलते हुए स्कूटर की ओर चले गए। मैं डबडबाई आंखों से उस ओर देखती रही। भैया पिछले 6 सालों से बाहर थे। मेडिकल उन्होंने ग्वालियर से ही किया था और वहीं अब हाउस जॉब भी कर रहे थे, पर कभी उनके जाने का इतना दुख नहीं हुआ। इस बार पता नहीं क्यों ऐसे लगा
जैसे वे हमेशा के लिए जा रहे हों। मौसी की पैनी दृष्टि सारे घर को नापे रहती हैं। भैया के जाते ही बोली, आज तो बड़ी प्राइवेट बातें हो रही थी। क्या कह रहा था मनीष? भाभी की फोटो दिखा रहे थे। मैंने तुनक कर कहा। भैया ठीक ही कह रहे थे, इस घर में जरा प्राइवेसी नहीं है। कहाँ है फोटो? दिखाना जरा। इतना घुन्ना लड़का है। 2 दिनों में मैंने 20 बार पूछा होगा, पर मुझे जरा सुराग नहीं दिया उसने। मेरे कमरे में आकर देख लेना फोटो, मैंने कहा और अपने कमरे में चली आई। मेज पर शिव पार्वती का एक फोटो था। वह चंदन के फ्रेम में मेरे लिए सुपर्णा मैसूर से लाई थी। मैंने उसी में वह फोटो सजा दिया। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी। उसके क्रिश्चियन होने की बात सुनकर दुख भी हुआ था, पर मन ही मन एक निर्णय ले लिया था कि मुझे भैया का साथ देना है, उनका बचाव करना है। इसी निश्चय के बल पर मैं घर में उठते तूफान का सामना कर सकी। सहेलियों के बीच गर्वोन्नत होकर इस अंतरजातीय विवाह की सूचना दे सकी। माँ की प्रतिक्रिया तो अपेक्षित ही थी। वे दिन भर बेहोश होती रही, लेकिन मौसी बहुत ही जल्दी संभल गई और माँ को सांत्वना भी देने लगी। उनकी आलोचना का तीखापन परिचित था, पर उनकी यह समझदारी लगा जैसे भीतर ही भीतर वे भैया के इस विवाह से प्रसन्न हैं। कौन जाने। दिन भर उधेड़-बुन में पत्र को हाथ भी नहीं लगा पाई। मौसी के देख लेने का अंदेशा बराबर बना रहता। रात को माँ के सो जाने के बाद ही खोल सकी। पत्र क्या था? यादों का एक लंबा सिलसिला। नैरोबी के सुहावने दिनों की ढेरों स्मृतियां थी। नैरोबी जहाँ पापा थे, सुनीता दीदी थी, सुख था, संपन्नता थी, ठाके थे, किलकारियां थी। यहाँ आने के बाद वे सारी स्मृतियां मुहर बंद करके रख दी गई थी, क्योंकि उनसे माँ को तकलीफ होती थी। पता नहीं किस संजीवनी से भैया ने उन्हें अपने मन के भीतर यो तरोताजा रखा हुआ था। मैं तो सब भूल भाल गई थी। 10 साल पुरानी बातें थी। एक 7-8 साल की लड़की याद भी क्या रख पाती। भैया ने लिखा था, माँ का दुख बहुत बड़ा था, मैं मानता हूँ, पर अपने शौक से उबर कर उन्होंने क्षण भर को तो हम बच्चों का ख्याल किया होता, जिन्हें काल यूं निर्ममता से छीन ले गया था। वे क्या सिर्फ उनके पति थे? हमारे पिता नहीं थे? सुनीता क्या हमारी कोई नहीं थी? क्या हमारी उम्र मृत्यु को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करने की थी? चाहिए तो था कि माँ अपनी ममता का आंचल कुछ और फैलाकर पापा का भी स्थान ले लेती, पर वे तो माँ भी नहीं रह पाई। इस पराए देश में, पराए घर में, पराए हाथों में हमें छोड़कर निश्चिंत हो गई। पराया शब्द शायद तुम्हें ठीक न लगे। मीता, मौसी लाख उनकी बहन थी, पर हम उन्हें कितना जानते थे। हर बार हर काम के लिए उनका मुंह जोना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। फीस के लिए, कपड़ों के लिए, किताबों के लिए उनके आगे हाथ फैलाते हुए मेरी आत्मा को कष्ट होता था। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा था वह हमारा था। फिर भी मेरा संकोच कभी नहीं टूटा। माँ किसी चीज के लिए झिड़क भी देती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। इस सिर दर्द से बचने के लिए ही मैंने ग्वालियर में दाखिला लिया था। रोज रोज अपने स्वाभिमान की हत्या मैं नहीं कर पाता था। मौसी ने हम लोगों के लिए बहुत किया है। मेरी परीक्षा के दिनों में वे रात रात भर मेरे लिए चाय बनाती रही हैं। सुबह सवेरे अलार्म लगाकर मुझे जगाती रही हैं। मेरे लिए उन्होंने स्वेटर बुने हैं, पिकनिक के लिए खाना बनाकर दिया है, मेरी बीमारी में दिन रात सेवा की है। पर उनकी इस ममता के भीतर ईर्ष्या की एक हल्की सी परत है, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई बार इच्छा होती है कि अपनी सारी अच्छाइयाँ किसी जादू के जोर से हरि को दे डालूं, तभी शायद इस संत्रास से मुक्ति मिले। इसके बाद भैया ने बेला से अपने परिचय की कहानी लिखी और अंत में लिखा था, वह घर नहीं है, ज्वालामुखी है। किसी दिन तुम भी उस गर्भगृह से बाहर आने के लिए छटपटाओगी मीता, तब मुझे खबर करना। जहां भी रहूंगा दौड़ आऊंगा।
पत्र का कई कई बार पारायण करके मैंने उसे अपने ट्रंक में छिपा कर रख दिया। सोच लिया था कि किसी दिन माँ को जरूर दिखाऊंगी। भैया के मन की अंधेरी गुफाओं में एक बार उन्हें फेरी लगानी ही होगी, नहीं तो माँ किस लिए बनी थी। भैया के पत्र का अंतिम वाक्य मैंने मन के कागज पर अंकित कर लिया था। मेरे लिए वह दीप स्तंभ हो गया था। मैं और हरि भैया निश्चय कर चुके थे कि घर वालों के विरोध को ताक पर रखकर भैया के विवाह में अवश्य भाग लेंगे, पर उन्होंने हमारे इस निश्चय पर पानी फेर दिया। इस बार भी उन्होंने विवेक का पल्ला नहीं छोड़ा था। शादी की सूचना तब मिली जब 8 दिन ऊपर हो चुके थे। सूचना क्या थी? अच्छा खासा पार्सल था। मेरे और हरि भैया के लिए 2 कलाई घड़ियां थी, HMT की, जिनके पीछे लिखा था भाभी की ओर से। और 7 दर्जन भर लड़कियों की तस्वीरें थी जो समय समय पर यहाँ से भेजी गई थी। भैया की सख्त हिदायत थी कि वे सारी तस्वीरें सही पतों पर वापस भेज दी जाएं। माँ और मौसी को अब इन कामों में कोई रस नहीं रह गया था, इसलिए यह दिलचस्प काम हम ही लोगों के सिर पर आ पड़ा। एक सुबह चाय की मेज पर ही हमने इस वापसी अभियान का शुभारंभ कर दिया। डाइनिंग टेबल का काला टॉप किसी एल्बम की तरह लग रहा था। हरि भैया बिखरे हुए फोटो में से एक एक चुनकर नाम और पते मिलाते जाते। मैं लिफाफों पर बड़े बड़े अक्षरों में उन्हें लिखती जा रही थी। आखिरी लिफाफे को सील बंद करते हुए हरि भैया बोले, और 2-1 साल बाद हमारी मीता की फोटो भी इसी तरह जगह जगह भेजी जाएगी और इसी तरह लौटाई जाएगी। मैंने उनका अधूरा वाक्य पूरा करते हुए कहा, लौटाकर देखे कोई, तबीयत दुरुस्त कर दूंगा। और उन्होंने एक काल्पनिक मुक्का हवा में उछाल दिया। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है। मान लो तुम्हारे पास कोई 10-20 फोटो आ गए तो क्या सबसे शादी करोगे? शादी तो खैर एक से ही करूंगा, पर तस्वीरें सब संभाल कर रखूंगा। बीवी ने जरा अकड़ दिखाई कि अपना एल्बम दिखाकर कहूंगा कि देवी देखो, श्रीमान हरिप्रसन्न शर्मा की अर्धांगिनी बनने के लिए कितनी बालिकाएं लालायित थी। तब तो और भी उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे कि इतनी सारी लड़कियों में से उसे चुना गया है। बाई री, क्यों मन के लड्डू फोड़ रही हो? साबुत हाथ पांव की एक ही मिल जाए तो भाग समझना, 10-20 तो क्या आएंगी अपने दरवाजे। मौसी की बात से हमारी हंसी मुंह में ही जम गई। माँ भी नाराज हो गई, बोली, छोटी तू जब करेगी उल्टी बात करेगी। कोई मेरा लड़का लंगड़ा लूला है जो लड़की नहीं मिलेगी। और उन्होंने हरि भैया के गोरे गुबरेले चेहरे की बलाएं ले ली। लंगड़े लूले की क्या शादी नहीं होती जीजी? शादी होना और बात है, और अच्छे खानदान से रिश्ता होना और बात। लड़की वाले घर देखते हैं, घराना देखते हैं। कोई हमारे माँ बाप की तरह लड़की को घूरे पर नहीं फेंक देता। त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वम सर्व खलविदम ब्रह्मासि। पूजा घर से मौसा जी का गुरु गंभीर स्वर कुछ ऊंचा ही आने लगा था। गणपति अथर्व शीर्ष का ओट लेकर वे मौसी के वाग बाणों से बचना चाहते थे। उनकी यह जानी पहचानी आदत थी, पर कितना बच पाते थे वे ही जाने। टेबल पर सारा सामान यूं ही बिखरा छोड़कर हरि भैया उठकर चल दिए थे। माँ कह रही थी, पैसे से ही क्या सब सुख मिल जाते हैं? छोटी मुझे देख, कितना दुख छाती में छिपाई बैठी हूँ। पति तो भाग्य ने छीन ही लिया। बेटे को पता नहीं कौन कहाँ की लड़की मोह कर ले गई। अब इस घर को, घराने को ओढ़ूं कि बिछाऊं? तेरे साथ तो तेरा सब कुछ है। उनकी बदौलत तू सिर उठाकर तो चल सकती है। फिर क्यों उस देवता आदमी की आत्मा जलाती है? मेरी आत्मा जलेगी तो मुंह पर बात आएगी ही। राजकुमार सा मेरा लड़का किसी लायक नहीं बन सका। लोग बाग ठाकुर जी के आगे घंटी भर बजाना जानते हैं। इतनी खीज, इतनी ऊब हो आई मुझे। पता नहीं इन दोनों बहनों को अपने दुखों से इतना लगाव क्यों है। खुद भी रोएंगी, साथ वाले की जिंदगी भी जहर करके रख देंगी। पूजा घर से अब विष्णु सहस्त्र नाम सुनाई दे रहा था। हरि भैया
चलिए घर घर की कहानी देखाएं। वीणा कह रही थी, खूब अच्छी पिक्चर है। मैंने आंधी की तरह उनके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, अपने घर की कहानी से तो क्या अच्छी होगी। वे पुस्तक में आंखें गड़ाए ही विषण स्वर में बोले, बेकार ही फिलॉसफी तो मत झाड़िए, चलिए न। लौटते हुए कविता के यहाँ होते आएंगे, मुझे अपनी कॉपियां लेनी है। मेरी सहेलियों के नाम से खिल उठने वाला उनका चेहरा वैसा ही सख्त बना रहा। वे पूर्ववत पुस्तक के पन्ने पलटते रहे। चलिए भी, हमारे साथ कोई नहीं है, इसी से इतनी खुशामद कर रहे हैं। आप साहब ज्यादा ही स्कॉलर बने जा रहे हैं। और मैंने पुस्तक छीनकर परे फेंक दी। मैं तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड नहीं हूं जो हर जगह तुम्हारे साथ घिसटता फिरूंगा। प्लीज मेरे कमरे से दफा हो जाओ। ये आंखें, यह चेहरा, यह आवाज, चाहिए तो था कि क्रोध से मेरा तन बदन जल उठता, पर विस्मय और दुख से भरकर मैं फटी फटी आंखों से उन्हें निहारती रह गई। पांव मन मन भर के होकर वहीं जम गए। किसी तरह अपने को ठेल कर मैं दरवाजे तक ले गई, पर उतनी देर बाद उस जाने में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई। सॉरी मीता, मैं अनचाहे ही ठिठक कर रह गई थी। मुझे बहुत अफसोस है मीता, इस तरह तुम्हें जलील करने का मुझे कोई हक नहीं था। इस कमरे पर मेरा अधिकार ही क्या है। यह कमरा, यह घर, ये सब तुम्हारा ही तो है। हम तो केवल, क्या है हम लोग, यही समझ नहीं आता। नौकरों की भी अपनी कुछ औकात होती है, लेकिन हम तो सिर्फ पैरासाइटस हैं। सॉरी होना क्या इसे ही कहते हैं। उसके बाद वहां रुकना असंभव ही था। सीधे अपने कमरे में आकर बिस्तर में पड़ रही। दुख, अपमान, रोष, ममता, सबका सब सिमट आया था मन में। 3-4 साल पुराना एक प्रसंग याद आ गया। हरी भैया का हायर सेकेंडरी का परिणाम आया था। बेचारे जनता क्लास में पास हुए थे। माँ कह कह कर हार गई, पर मौसी ने 1.25 के लड्डू भी नहीं बांटे। 2 साल पहले ही मनीष भैया के पास होने पर मिठाई, पार्टी और बधाई पत्रों की कितनी धूमधाम लगी रही थी। भैया मेरिट लिस्ट में चौथे नंबर पर आए थे। उसके मुकाबले में हरी भैया का परिणाम सचमुच फीका था, पर मौसी के वाग बाणों ने तो उसे करुण बना दिया था। आखिरकार माँ ने ही डांटा था, चुप कर छोटी, तेरी बातों से तंग आकर लड़का कहीं नदी कुआं कर बैठेगा तो जिंदगी भर को रोती रहेगी। तब कहीं मौसी का अनवरत भाषण समाप्त हुआ था। शाम की आरती के बाद मौसा जी ने मुझे पूजा घर में बुलाकर मेरे हाथ पर 2 पेड़े रखे थे। ये मेरे बेटे के पास होने की मिठाई है बिटिया, गरीब आदमी हूं न, ज्यादा जश्न तो नहीं मना सकता। 7वीं 8वीं क्लास की बेवकूफ सी लड़की थी मैं, उनकी बात का मतलब नहीं समझ सकी, पर उनकी आंखों की पीड़ा, उनके स्वर का वात्सल्य मुझसे छिपा नहीं रहा। वह थोड़ी सी मिठाई लिए मैं प्रतीक्षा में बैठी रही। बहुत रात गए लौटे थे हरी भैया। आकर छत पर अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गए थे। मैंने दबे पांव जाकर पेड़ा उनके मुंह में ठूंस दिया था। क्या है यह? वह हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। मिठाई है। किस बात की मिठाई? उन्होंने मरी हुई आवाज में पूछा। एक हमारे हरी भैया हैं, उनके पास होने की। मैंने शरारत से आंखें नचाकर कहा। कुछ क्षण वे चुप रहे, फिर बोले, किसने बांटी है? मौसी ने। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो। कैसे कहती? चुप होकर रह गई। बाबूजी ने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया होगा। ठीक है न, अपने नालायक बेटे के पास होने की खुशी सिर्फ वे ही मना सकते हैं। और फिर एकाएक उनका चेहरा तमतमा उठा था। क्यों आए थे तुम लोग यहाँ? क्या उतने बड़े अफ्रीका में तुम लोगों के लिए जगह नहीं थी? आते ही तुम लोगों ने मेरा घर, मेरी माँ, मेरा सुख, सब कुछ छीन लिया। छोटा सा घर था हमारा, पर उस घर में मैं राजकुमारों की तरह पलता था। उस समय मेरी हर इच्छा पर अम्मा बिछ बिछ जाती थी। उस समय मैं उनकी आंखों का तारा हुआ करता था। और अब दुनिया में बस एक ही नाम रह गया है, मनीष, मनीष, मनीष। और पलंग की पाटी पर सिर रखकर वे सिसक सिसक कर रो पड़े थे।
छोटी सी थी मैं उस समय, पर नारी की सहज ममता ने उम्र का व्यवधान कब माना है। उनके आंसू सोख लिए थे मैंने, उनका दर्द बांट लिया था। तब से उनकी हर व्यथा को अपने संपूर्ण संवेदन के साथ जीने की जैसे मेरी आदत हो गई थी, अधिकार हो गया था। और इस अनाम रिश्ते की पृष्ठभूमि पर आज उनका यह व्यंग्य कैसे चोट कर गया था। भीतर तक तिल मिला उठी थी मैं।